हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। आप अगर अपनी लाइफ के लिए कोई भी एम डिसाइड करते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपको तब तक प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 4 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहला है पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर रोक। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने चला दाव। इससे पहले भी 106 ऐप किए जा चुके हैं प्रतिबंधित। दूसरी न्यूज़ है दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार की शुरुआत। गठित प्रधानमंत्री द्वारा जो एक परिषद गठित की गई है, गठित परिषद की निगरानी में चलेगा मिशन कर्मयोगी। अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना मुख्य लक्ष्य है। तीसरी न्यूज़ है कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा। विश्वविद्यालय सहित दूसरी परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। परीक्षा केंद्र पर एक आइसोलेशन रूम की भी व्यवस्था रखना जरूरी। और चौथी न्यूज़ है इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 में 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंचा है भारत। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पबजी समेत 118 और चीनी ऐप पर रोक। चीन को चौतरफा घेरने में जुटी सरकार ने 106 ऐप पर पाबंदी के बाद फिर से अन्य 118 ऐप पर बैन लगा दिया है। इनमें पबजी जैसा बड़ा गेमिंग ऐप भी शामिल है जो किशोरों में काफ़ी लोकप्रिय है। 2 दिन पहले चीन की ओर से फिर से आक्रामकता दिखाने और भारतीय सेना की ओर से हुए प्रतिकार के बाद यह फैसला लिया गया है। चीन से टकराव बढ़ने के बाद से अब तक भारत सरकार चीन से जुड़े 224 मोबाइल ऐप पर रोक लगा चुकी है। इसमें कई क्लोन हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से लिए गए इस फैसले में जिन मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया गया है उसमें गेमिंग ऐप पबजी के अलावा बायजूस, वीचैट, लूडो वर्ल्ड, चेस रेस जैसे कई ऐप हैं। दरअसल एक ऐप को बैन करने के बाद उसका क्लोन मार्केट में आ जाता है। सरकार ने इसकी पड़ताल कर उसे भी बैन किया है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार की शुरुआत। मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। इन सुधारों से सिविल सेवा कर्मचारियों की अपनी क्षमता के विकास का मौका मिलेगा और सरकार को जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी मिल सकते हैं। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले कदम के रूप में सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया गया था, वहीं अब कर्मचारियों की क्षमता के विकास का रास्ता तैयार किया गया है। तीसरी न्यूज़ है कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र नहीं दे सकेंगे इम्तिहान। जेईई मेंस के शुरू होने के साथ ही अब विश्वविद्यालयों सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों की अटकी परीक्षाओं का भी रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा से जुड़े सारी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर ही होंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे छात्र जो परीक्षा के लिए दूसरे विकल्प मुहैया कराए जाएंगे या फिर उनकी परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के शिक्षक और कर्मचारियों को भी परीक्षा केंद्र से अलग रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जो उपाय करने को कहा है उसमें 6 फीट की दूरी रखने, मास्क पहनने जैसे सामान्य उपायों को अनिवार्य किया गया है। तो अब चौथी न्यूज़ पर आते हैं। चौथी न्यूज़ है इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है।
भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है। मध्य और दक्षिण एशिया देशों में वह इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इंसिट बिजनेस स्कूल द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की सूची जारी की गई है। इसके मुताबिक शीर्ष स्तर पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नवाचार का केंद्र पूरब के देशों की तरह बढ़ता नजर आ रहा है। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। WPO ने कहा है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड सूची में आगे बने हुए हैं। पहले के 10 स्थानों पर अमीर देशों का ही दबदबा है। भारत के लिए बयान में कहा गया है कि यह नवाचार के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। GII के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और उपलब्ध नवीन संकेतों से ऐसा हो पाया है। सूची के मुताबिक STI यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातकों जैसे नवाचार के सूचकांक में भारत शीर्ष 15 देशों में शामिल है। WIPO में मुंबई और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों यानी IIT, बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIS और इसके शीर्ष वैज्ञानिक प्रकाशकों की जमकर सराहना की गई है। तो ये नेशनल पेज की 4 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, सैन्य अड्डे बनाने में जुटा चीन। पहले डोकलाम और अब पूर्वी लद्दाख में चीन ने जिस तरह का आक्रामक रवैया दिखाना शुरू किया है, क्या वह उसके बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? इस सवाल का सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से संसद में पेश एक रिपोर्ट को खंगाला जाए तो कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है और वह इसे धीरे धीरे अमल में ला सकता है। कम से कम दर्जन भर देशों में अपने चीन सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। इसमें से कई भारत के पड़ोसी हैं। इसमें पाकिस्तान तो शामिल है ही, लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, UAE, सेशल्स जैसे निकट के पड़ोसी देश भी हैं। इस रिपोर्ट में चीन का रक्षा बजट $174 अरब और भारत का रक्षा बजट 61.7 अरब बताया गया है। वैसे यह रिपोर्ट अमेरिका के रणनीतिक हिस्सों को देखते हुए तैयार की गई है। इसमें चीन सेना की ताज़ा गतिविधियों का जितने विस्तार से जिक्र किया गया है उसके भारत के लिए खास मायने हैं। जैसे इसमें चीन जिन वजहों से अपने न्यूक्लियर हथियारों को विकसित कर रहा है, उसके लिए वह भारत को भी एक वजह मानता है। इसमें यह भी बताया गया है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वर्ष 2019 में आयोजित वार्ता में चीन की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, UAE, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला व ताजिकिस्तान में अपने अड्डे बनाने की कोशिश में है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाना दोहरी मार, और कैलेंडर और डायरी छापना, यहाँ पर छापना होगा, बंद करेंगे मंत्रालय। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर्ज पुनर्गठन का अधिकार है, लेकिन ऐसा ईमानदार कर्जदारों को दंड देकर नहीं किया जाना चाहिए। मोरेटोरियम के दौरान मासिक किस्त यानी EMI का भुगतान नहीं करने वाले ईमानदार कर्जदाताओं से अतिरिक्त ब्याज वसूलना सही नहीं है। लोन मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बुधवार को याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह दलील दी है। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील रखी। उन्होंने कहा कि शॉपिंग सेंटर अब भी बंद हैं, जबकि वे अपने कर्मचारियों को लगातार वेतन का भुगतान कर रहे हैं। मौजूदा हालात में फार्मा, FMCG और इंटरनेट सेवा से जुड़ी कंपनियों ने अच्छा कारोबार किया है, जबकि शॉपिंग सेंटर की हालत बहुत खराब रही है। इन्हें राहत मिलनी चाहिए।
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव दत्ता ने कहा, जब ईएमआई में छूट मिली तो मेरे क्लाइंट को लगा कि सब अच्छा है, लेकिन सरकार ने उन पर दोहरा ब्याज लगा दिया। यह कर्जदारों के लिए दोहरी मार है। उन्होंने कहा कि बैंकों को इतनी राहत दी गई है, लेकिन ग्राहकों को असल में कोई लाभ नहीं मिला है। दूसरी न्यूज़ है कि कैलेंडर और डायरी छापना बंद करे मंत्रालय। सरकार ने मंत्रालय, विभागों, सरकारी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड की छपाई बंद करने को कहा है। खर्च में कटौती करने और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने इकोनॉमिक इंस्ट्रक्शंस प्रिंटिंग एक्टिविटी को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें काफ़ी टेबल बुक की छपाई भी प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि इन सभी मामलों में डिजिटल डॉक्यूमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, ई बुक और ई ग्रीटिंग कार्ड को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वह विभाग ने कहा कि प्लानिंग, शेड्यूलिंग और अन्य मामलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खर्च कम होगा। साथ ही टेक्नोलॉजी अपनाने से दक्षता भी बढ़ती है और ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रबंधन हो पाता है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है परिवार की पार्टी के खिलाफ विद्रोह। 23 नेताओं ने पत्र का संदेश यह भी दिया है कि अब यह नहीं चलेगा कि सोनिया अध्यक्ष पर काबिज रहें और राहुल पर्दे के पीछे से अपनी पसंद के लोगों और मुद्दे थोपते रहें। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है शिक्षकों पर निर्भर शिक्षा नीति का भविष्य। नई शिक्षा नीति के जरिए भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की होगी। यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बिगड़ैल चीन पर शिकंजा। बिगड़ैल चीन पर शिकंजा, जिस तरीके से चीन आक्रामकता दिखा रहा है और उसमें 118 चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। विराटता देखने की आदि आंखें जब सूक्ष्म देखने लगें तो विराट व्यक्तित्व का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। नेहरू गांधी परिवार यानी सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो आज तक इस राजनीतिक परिवार की अदा पर झूमते थे, आज उनकी भ्रुकुटी तनी हुई है। मरणासन्न कांग्रेस में 1 2 नहीं 23 ऐसे लोग सामने आ गए हैं जो पार्टी के लिए बलि का बकरा बनने को तैयार हो गए हैं। अब बलि लेने के आदि लोगों के हाथ कांप रहे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अगस्त के पहले सप्ताह में जो पत्र लिखा था उस पर वे कायम हैं। कार्य समिति की बैठक में खत के मजमून के बजाय इन नेताओं की भ्रष्टता को धिक्कारने के वफादारों के समवेत घोषक का इन पर कोई असर नहीं हुआ है। कांग्रेस को परिवार की पार्टी बनाने का जो अनुष्ठान इंदिरा गांधी ने 1969 में शुरू किया था, उसकी पूर्ण आहुति मई 2004 में हुई। इसके बाद के 16 वर्षों में कांग्रेस में सोनिया की छवि अविनाशी हो गई। सब लोग गलत कह रहे हैं, गलत कर सकते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी, लेकिन सोनिया गांधी कुछ गलत नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से राजनीति में निष्ठाएं बदलने में देर नहीं लगती। कांग्रेस के इन 23 नेताओं ने किसी आवेश में आकर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर तय किया कि अब से वे परिवार नहीं बल्कि संगठन के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इन नेताओं ने अपने पत्र में संगठन की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करने के साथ ही सुधार के उपाय भी सुझाए हैं। लोहिया के समाजवादियों का एक समय बड़ा प्रिय नारा था, सुधरो या टूटो। तो इस पत्र में राहुल गांधी के लिए भी संदेश है, सुधरो या हटो। संदेश है कि पार्टी राहुल को अपरिपक्वता का खामियाजा अब और भुगतने के लिए तैयार नहीं है। यह भी है कि अब यह खेल नहीं चलेगा कि सोनिया अध्यक्ष पद पर काबिज रहें और राहुल पर्दे के पीछे से बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी पसंद के लोगों और मुद्दे थोपते रहें। व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि आत्मविश्वास कई तरह का होता है। धन का बल का, विद्या का, सब पर सबसे ऊंचा आत्मविश्वास मूर्खता
का होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता है इस विश्वास से लबालब भरे रहना कि लोग हमें वही मानते रहें जो हम उन्हें मनवाते हैं। सोनिया गांधी की राजनीति यात्रा को दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला 1998 से 2004 तक और दूसरा मई 2004 से अब तक। उनके नेतृत्व में पार्टी दो चुनाव 1998 और 99 में हारी और 2004 और 2009 में जीती। पिछले दो लोकसभा चुनावों की हार राहुल गांधी के खाते में जाती है। आप चाहें तो इसे परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी मान लें तो 6 में से सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव में जीत, वह भी स्पष्ट बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर। 6 में 2 यानी 33%। आजकल तो इतने नंबर आने पर लोग पास भी नहीं होते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी और भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने के लिए भी सोनिया को याद किया जाएगा। अब सोनिया गांधी की राजनीतिक विदाई का समय आ गया है। उन्हें चाहिए कि वह अध्यक्ष पद की नहीं, बेटे को हर हाल में अध्यक्षी सौंपने की जिद भी छोड़ें। आगे का फैसला पार्टी और राहुल गांधी पर छोड़ दें। नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षकों पर निर्भर शिक्षा नीति का भविष्य। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्ष में नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक 2 समितियां गठित की गईं। इन दोनों समितियों ने अनेक संस्थानों का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए, अपने प्रश्न पूछे। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। संस्थानों में और जमीनी स्तर पर जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रहीं, उनकी बेबाक जानकारियां समिति को मिली। उसमें भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यवहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए उनके समाधान आंखें खोलने वाले थे। शिक्षा से हर वर्ग की अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखाने वाली शिक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए जो जीविका उपार्जन के लिए दर दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के आत्मविश्वास भर दें। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और संतुष्ट हों, उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र अध्यापक अनुपात लगा हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा जाए। अधिकारी गण शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहें। 1964-65 में देश के 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षणों के 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया गया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवन पर्यंत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है बिगड़ैल चीन पर शिकंजा। पबजी समेत 118 चीनी ऐपों पर पाबंदी के फैसले के बाद निरंकुश चीनी नेतृत्व और उसकी शरारती सेना अपनी हरकतों से बाज आएगी, इसके बारे में कुछ कहना कठिन है। भारत इससे पहले भी चीन के 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुका है। इसके बावजूद उसकी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। चीनी सेना किस तरह बेलगाम होकर बेहूदगी पर आमादा है, इसका पता इससे चलता है कि बीते दिनों
उसने उस वक्त सीमा रेखा पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस समय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। स्पष्ट है कि चीन आसानी से मानने वाला नहीं है। उसे सख्त संदेश देने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक मोर्चे पर उसके खिलाफ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं जो उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचाए। बेहतर होगा कि हुआवे सरीखी बदनाम चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने में और देर न की जाए। इसी के साथ सैन्य मोर्चे पर और अधिक चौकसी बरतनी होगी। यह चौकसी लद्दाख के साथ साथ उन सभी इलाकों में बरती जाए जहां चीन की सीमा लगती है। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों के जरिए चीन को यह संदेश देने की जरूरत है कि अगर उसने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो उसे अनुमान से अधिक करारा जवाब मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सैन्य तैयारियां तेज करनी होंगी और इस क्रम में सेना की हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने सम्मान वापस पाया। ये स्टेटमेंट दिया है लैंगर, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम के कोच जस्टिन लैंगर का मानना है कि उनकी टीम ने 2018 में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर वही सम्मान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इस शर्मनाक प्रसंस्करण से देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को निलंबित किया गया था। इस प्रकरण के बाद लैंगर बतौर कोच टीम में जुड़े और बुधवार को उन्होंने इसे संकट की स्थिति बताया। इसके बाद वनडे सीरीज में इंग्लैंड से मिली 0-5 की हार के बाद उन्होंने टीम को उबारने में मदद की। तो ये आज का यानी 3 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।